हेलो एंड वेलकम। मैं हूं रामेश्वर और भारतीय संविधान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ विषय का प्रावधान है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी आठवीं अनुसूची और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची, क्योंकि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसी अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत यदि कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। लेकिन इस संशोधन के तहत यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची के पार्ट 3 में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि 1/3 सदस्य किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, यानी कि दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस पार्ट को हटा दिया गया, यानी कि अब 1/3 सदस्यों पर भी, अगर 1/3 सदस्य किसी पार्टी की दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। और इसके साथ ही यह प्रावधान किया गया कि 2/3 सदस्य यानी कि मूल पार्टी के 2/3 सदस्यों की सहमति से ही कोई सदस्य या सदस्यों का समूह दूसरी पार्टी में शामिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों यानी एमपीज, सांसदों और विधायकों यानी एमएलएज द्वारा दल बदल या दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया। इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सही आंसर। इसके अलावा संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं, यानी कि यदि 1/3 सदस्य दल बदल करेंगे तो उस पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होता था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया और अब यह प्रावधान किया गया कि अब दल बदल के लिए पार्टी के 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, यानी कि जिस पार्टी को छोड़कर जा रहा है कोई सदस्य तो उस पार्टी के 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यदि सहमति दे दी जाती है तो उसको दल बदल विरोधी कानून के तहत नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि पहला ऑप्शन वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, बी ऑप्शन सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, सी ऑप्शन द्विसदनीय विधायिका और ऑप्शन डी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वह एक संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, जो कि संसदीय प्रणाली भारत और ब्रिटिश में इस्तेमाल की जाती है। दोनों में संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है, इसलिए ये दोनों सेम है भारत और ब्रिटिश प्रणाली में, क्योंकि ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि भारत और यूएस की न्यायिक प्रणाली यानी कि न्यायपालिका में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसका व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन की। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भारत और यूएसए की न्यायपालिका में निहित है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में इसका कोई चलन नहीं है। इसके अलावा किसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसके अंतर्गत न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानून, आदेश, अधिनियम, आदेश, उपनियम
आदि की संवैधानिकता की जांच करती है। संवैधानिकता की जांच करने का मतलब यह है कि कोई भी कानून आदेश संविधान के नियमों के अनुरूप है कि नहीं, संविधान के उपबंधों के अनुरूप है कि नहीं। यदि न्यायपालिका द्वारा यह पाया जाता है कि वह असंवैधानिक है, यानी संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिका उस अध्यादेश कानून को निरस्त कर सकती है, यानी कि विधि के रूप में उसको अमान्य कर सकती है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम आरंभ की गई, यानी कि कहां पर आरंभ की गई। इस क्वेश्चन का मकसद यह है, तो ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगधरी ग्राम से इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को क्या दे दी गई, संवैधानिक मान्यता दे दी गई। और इसके साथ ही संविधान में अनुसूची 11 भाग 9 तथा इसके साथ ही 243 से 243 ओ तक इसमें अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें पंचायतों के गठन तथा उनके कार्यकाल तथा उनके कार्य कौन कौन से होगी, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं विस्तार से, अगली स्लाइड में देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके इसके बारे में कि राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी ग्राम में 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया। इसके बाद वर्ष 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान मान्यता देता है, नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और ऑप्शन डी धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन अल्पसंख्यकों यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्रमशः उल्लेखित है। और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 मूल अधिकारों का प्रावधान है इन दोनों में, तो ये अल्पसंख्यकों को मूल अधिकार हो गए। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, उपरोक्त अनुच्छेद में ही धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1992 में एक एक्ट बनाया गया जिसके द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, और उसके द्वारा ही इसी एक्ट के द्वारा ही भारत में 6 अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जाता, उपक्रमण यानी कि आरंभ। तो पहला कथन है लोकसभा द्वारा, दूसरा है राज्यसभा द्वारा, तीसरा राज्य विधानमंडलों द्वारा और चौथा राष्ट्रपति द्वारा। और नीचे ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संशोधन के लिए क्या क्या प्रावधान है संविधान में। तो
आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है और इसी आर्टिकल में यह बताया गया है कि संविधान संशोधन के लिए भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा यानी कि भारत की संसद उसके लिए प्राधिकृत है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही हो जाता है और हमारा आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अगली स्लाइड में। अनुच्छेद 368 जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन लाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों को इस मामले में समान अधिकार है। फाइनेंशियल बिल यानी कि धन विधेयक को छोड़कर सभी मामलों में राज्यसभा तथा लोकसभा को लगभग समान अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक को ओनली लोकसभा में ही लाया जा सकता है, तथा और धन विधेयक के मामले में इसलिए लोकसभा शक्तिशाली हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में हो। तीसरा ऑप्शन है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा कथन है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया। इसमें बताया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा और उसकी नियुक्ति की जाएगी मंत्रिमंडल की सलाह पर, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्यरत रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह कितने कार्यकाल तक ऑफिस में रहता है। तो इसलिए कथन एक सही हो जाता है, इसका बिल्कुल सही होगा एक कथन। उसके बाद उसकी योग्यताएं, जी हाँ दोस्तों, योग्यताओं में ये भी है कि जो महान्यायवादी है वह SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताएं रखता हो, तो कथन 2 भी सही हो जाएगा। इसके अलावा उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, इसलिए उसे महाभियोग लगाने की जरूरत नहीं है, उसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो चौथा कथन भी गलत हो जाएगा, इसलिए कथन 1 और कथन 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगली स्लाइड में इसका व्याख्या। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हम देख चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी मंत्रिपरिषद या संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में या उसकी समिति की बैठक में भाग लेने और अपने विचार देने का अधिकार रखता है, परंतु वह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि महान्यायवादी एक कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, इसलिए कई जो स्टूडेंट्स है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 76 के क्लोज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 330, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ढंग से सुनिएगा। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। ये मुद्दा बहुत
अभी चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चन बनने के बहुत इसमें चांसेस है, इसलिए ढंग से पढ़िए इस क्वेश्चन को। और अनुच्छेद 332 के अनुसार, अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की विधानसभाओं में एसटी और एससी के लिए सीटों का प्रावधान है। इसके अनुसार, इसी प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 4 है, गुजरात में 4 है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं, सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, ऑप्शन सी संबंधित राज्यों की सहमति से, और ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी मामले संघ सूची के विषय, यानी कि संघ सूची के विषय, और संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद ही इसके लिए प्राधिकृत है, इसलिए उसको किसी राज्य की विधानसभा या राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को किसी राज्य से सहमति लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संघ सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी देश या अन्य देशों के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम, निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति संसद में ही होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन। बी ऑप्शन है मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। ऑप्शन सी है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायत राज व्यवस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन डी जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा, विधि के समक्ष समानता, बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। ऑप्शन डी तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसमें दी गई है? मूल अधिकारों में। किसमें दी गई है? मूल अधिकारों में, जो कि संविधान में शुरू से ही विद्यमान है, संशोधन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया गया? संवैधानिक मान्यता दी गई और इसके अलावा उनको प्रशासनिक तथा वित्तीय पावर्स भी दी गई। इसी संशोधन के तहत संविधान में 243 से लेकर 243O तक आर्टिकल भी जोड़े गए, जिसमें पंचायतों के गठन तथा उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। 29 विषयों के तहत पंचायतों का संचालन होगा, अर्थात उन विषयों पर कानून बना सकती है ग्राम पंचायत। इसके अलावा 9वां भाग जोड़ा गया। तो चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको क्या दिया गया था? संवैधानिक मान्यता दी गई थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243O एवं 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी, अर्थात इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत पंचायती राज संस्थाओं और अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना था।
इसके तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण यानी कि 33% सीटों का आरक्षण, कई राज्यों में 50% आरक्षण का भी प्रावधान है। पंचायती राज संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना तथा प्रशासनिक सुधार द्वारा कल्याण कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाना इत्यादि इसके लक्ष्य थे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ढंग से पढ़ लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यानी बोलने की अनुमति दे सकता है। तो ये घटना कहलाती है। ऑप्शन ए है मर्यादा, इंग्लिश में डेकोरम। ऑप्शन बी पक्षत्याग, इंग्लिश में क्रॉसिंग द फ्लोर। ऑप्शन सी अंतःप्रशन, इंग्लिश में इंटरपेलेशन। ऑप्शन डी बैठ जाना यानी यील्डिंग द फ्लोर। इसका सही आंसर होगा बैठ जाना यानी कि यील्डिंग द फ्लोर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अगली स्लाइड में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है यानी कि यील्डिंग द फ्लोर, बैठ जाना। सदन के अध्यक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है यानी बोलने के लिए मना कर सकता है तथा किसी सदस्य को बोलने की अनुमति भी दे सकता है। संसदीय प्रक्रिया में इस प्रणाली को बैठ जाना यानी कि यील्डिंग द फ्लोर यानी कि यील्डिंग द फ्लोर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों अगली लेक्चर में फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, क्वेश्चन आंसर सीरीज जो कि भारतीय संविधान पर आधारित है। तब तक के लिए धन्यवाद।